हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का जीएस वैले एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, राधे राधे। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो मुझसे ऑनलाइन और ऑफलाइन कनेक्ट थे, तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए आज का लेक्चर मैं लेकर आया हूं टीचिंग एग्जाम के लिए। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट और रीट और भी अदर स्टेट जितने भी होते हैं, जैसे कि बिहार टेट एग्जाम या राजस्थान हो गया या पंजाब हो गया, सभी टेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बनाया गया है। उम्मीद करता हूं कि आज के 40 मिनट के लेक्चर में मैं आपको किसी एक विचारक की थ्योरी को समझाने में कामयाब होगा, और उम्मीद करता हूं कि लेक्चर को देखने के बाद आप इसको नोट भी करेंगे और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। सबसे पहले आप सभी का जीएस वाले एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मैं पिछले 5 वर्ष से अध्यापन में जुड़ा हुआ हूं और मैं हिस्ट्री और बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन और करंट अफेयर और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और पिछले कुछ समय में हमारे टेट के रिजल्ट बहुत बेहतर गए हैं, ईश्वर की कृपा से। जो एक प्रयास, जो थोड़ी मेहनत की गई थी, उसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा लेक्चर बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड साइकोलॉजी पर होगा। लेक्चर को आगे ले जाने से पहले स्टूडेंट्स, मैं सभी से एक बात बोलना चाहूंगा, एक पॉजिटिव मैसेज या पॉजिटिव पैगाम या संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ाई के लिए नहीं है, एक जनरल टॉक की तरह भी इसको लीजिएगा और पॉजिटिव लीजिएगा कि आपको अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना है और खुश रहना है और मेंटली मजबूत रहना है। अगर मेंटली पॉजिटिव मजबूत रहोगे तो यकीन मानिए आपके पास कोरोना नहीं आ पाएगा, वो आपसे डर जाएगा। देखिए, अगर आप डरते हैं तो कोई भी चीज आपको और डराएगी, और इस समय आपको मजबूत रहना है। मैं मानता हूं कि सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन पैमानों का तो हमें ध्यान में रखना ही है, लेकिन आपको मेंटली मजबूत रहना है ताकि ये नेगेटिव एनर्जी आपके ओरा को डिस्टर्ब ना कर पाए, आपकी इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंस को कमजोर ना कर पाए। खुश रहिए, कॉमेडी सीरियल भी देखिए और पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करिएगा। और साथ में इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने परिवार के साथ, अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ इस एनर्जी को जरूर शेयर कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी को। और उनके साथ जिनके पास आप नहीं जा पा रहे हैं लेकिन उनके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है, तो उनसे बात करके उनको पॉजिटिव एनर्जी उनके आसपास जनरेट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये हमारा जो समाज है किसी एक व्यक्ति से संचालित नहीं होता। इस समाज को चलाने में हर एक व्यक्ति की, हर एक नागरिक की, हर एक बच्चे की, हर एक वृद्ध की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके किसी देश का समाज चलता है। और एक बेहतरी समाज के होने के नाते अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज बेहतर हो, तो आप इन पॉजिटिव एनर्जी को जरूर जरूर शेयर कीजिए। यकीन मानिए रिजल्ट हमारे सकारात्मक देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपसे बात बोलने की कोशिश करी, उस बात को आप अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने लेक्चर पे, और आज का हमारा लेक्चर होगा साइकोलॉजी पर। और सामने एक वृद्ध व्यक्ति की, ओल्ड मैन की पिक देख रहे होंगे, और उस व्यक्ति का नाम है जीन प्याजे। और जीन प्याजे ने ये एक इमेज भी देख रहे हो जो अपने सिद्धांत में दी थी, यानी कि कुछ बच्चों से संबंधित या बच्चों के दिमाग या मनोविज्ञान से संबंधित आज का हमारा सिद्धांत होगा। और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति का नाम है आपका जीन प्याजे। और जीन प्याजे ने जो सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या विकासात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझते हैं, जहां पर संज्ञानात्मक का अर्थ होता है कॉग्निटिव। अब ये सबसे पहले इनके सिद्धांत को समझें। इनके सिद्धांत में जो टर्म हैं उनका एनकाउंटर करते चलेंगे ताकि शब्द हमें समझ में आ गए, तो धीरे धीरे इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है वो भी हमें समझ में आ जाएगा मनोविज्ञान में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, हम लोग संज्ञान शब्द को समझते हैं। संज्ञान शब्द को समझने से पहले यहां पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा। चलिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि भाई ये जीन प्याजे साहब हैं, कहां के हैं भाई?
देखिए, कोई भी विचारक जो होता है अपनी जो थ्योरी या सिद्धांत देता है, उसकी थ्योरी या उसके विचारों पर उसके आसपास के माहौल का और उस आसपास के माहौल के समय का कि वो किस समय पैदा हुआ है, उसका प्रभाव तो अवश्य देखने को मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस मनोविज्ञान या विचारक या इतिहासकार या आपका सामाजिक चिंतक वाला विचारधारक हो, तो उसकी थ्योरी में आप उसके समय की वैल्यू आप जरूर देखिए। क्योंकि वो जिस समय हुआ है, उसके आसपास जो घटना घटित हो रही होंगी, उसको अध्ययन करके वो अपनी अपनी थ्योरी में जरूर इंप्लीमेंट या लागू करने की कोशिश करता होगा। ये एक जनरल बात हुई। इनके सिद्धांत को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग प्याजे साहब का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। देखिएगा, जीन प्याजे जिनका जन्म 1896 में हुआ, 1896 में 20वीं सेंचुरी में इनका जो आप देख रहे हो, 1896 में इनका जन्म स्विट्जरलैंड के एक शहर में हुआ था। और ध्यान क्या रखना है भैया, स्टार्टिंग में इनको जीव विज्ञान से बॉटनी और जूलॉजी से बहुत ज्यादा लगाव था, क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी पर भी अध्ययन किया। ध्यान रखिएगा, इतने इंटेलिजेंट थे कि 21-22 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली थी। और इनका इनिशियल जो अध्ययन था वो आपका बायोलॉजी हुआ करता था। बाद में आगे चलकर बायोलॉजी पर अध्ययन करते करते इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। आगे हम समझते हैं, इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया। उस टर्म को आप ध्यान से देखिएगा, उस टर्म का नाम है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। अब इन शब्दों को समझ लीजिएगा। जहां जेनेटिक के बारे में बताया गया है डेवलपमेंट, और एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ नॉलेज। यानी कि जेनेटिक का जो डेवलपमेंट होता है या आनुवांशिकी का जो विकास जो होता है, उसके अध्ययन से संबंधित जो भी थ्योरी कहलाती है, वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट के नाम से जानी जाती है। उससे संबंधित इन्होंने अपना अध्ययन किया। जैसे मैंने आपको रिसेंटली बोला है कि ये बायोलॉजी से रिलेटेड है स्टार्टिंग में। इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चे लोग, जो आपके जीन प्याजे जो थे, उनकी बहुत बेहतरीन फ्रेंडशिप हुआ करती थी बुद्धि के, इंटेलिजेंस के पितामह का नाम था अल्फ्रेड बिने। क्या नाम था? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने जो फ्रांस के रहने वाले थे और पेरिस में रहते थे। इससे आपकी प्याजे की बहुत बेहतरीन दोस्ती थी। ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन दोस्ती थी इनकी अल्फ्रेड बिने की और जीन प्याजे की बहुत बेहतरीन दोस्ती थी। और कुछ समय तक जीन प्याजे ने बिनेट यूनिवर्सिटी में भी काम किया। ठीक है, और दोस्ती तो थी। अब देखिएगा, यानी कि कहीं ना कहीं अल्फ्रेड बिने जो बुद्धि के पितामह हैं, उनकी थ्योरी का या बुद्धि का प्रभाव थोड़ा बहुत जीन प्याजे पर भी पड़ा होगा। ये जनरल एक हमने इंट्रोडक्शन दिया। अब हम लोग समझते हैं इनके सिद्धांत को। एक जनरल बात कर दी। देखिएगा बच्चा लोग, जो आपके जीन प्याजे हैं, इन्होंने अपना जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो सबसे पहले ये टर्म जो है संज्ञानात्मक या संज्ञान, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चा लोग, आजकल आप अखबार में देख रहे होंगे या न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे, तो वहां पे लिखा रहता है कि फलाना केस संज्ञान में लिया। कभी ये नहीं लिखा रहता है ज्ञान में लिया, फलाना केस संज्ञान में लिया। यानी कि संज्ञान और ज्ञान में कुछ ना कुछ मूलभूत अंतर अवश्य रहता होगा। अब मूलभूत अंतर होता क्या है, उसको ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई चीज हम पढ़ते हैं, उससे संबंधित कोई नॉलेज ग्रहण करते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप बोलते हो दिल्ली, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये है आपका नॉलेज। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि भाई, भारत की राजधानी दिल्ली क्यों बनी? ऐसे क्या रीजन थे जो भारत की राजधानी दिल्ली ही बनाई गई? कहने का अर्थ इतना सा है, जब पढ़ाई हुई चीजों में या ज्ञान में लॉजिकल थिंकिंग या चिंतन या मेमोरी जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाए, जहां पर दिमागी ज्ञान का प्रयोग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग, मेमोरी जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ही चीज ज्ञान नहीं रहती, वो ज्ञान से काफी ऊपर बढ़ जाता है। वो कहलाता है आपका संज्ञान, जहां पर लॉजिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके किसी समस्या का समाधान किया जाता है। इसलिए जब भी किसी अखबार में आता है
कि फलाना केस संज्ञान में लिया, तो सीबीआई जो होते हैं ऑफिसर, सूझबूझ के द्वारा किसी समस्या को संज्ञान के माध्यम से, दिमागी चिंतन के द्वारा, सूझबूझ के द्वारा किसी समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। इसी को बोला जाता है आपका संज्ञान, और इसी संज्ञान पर इनका सिद्धांत आधारित है पियाजे का। और पियाजे बोलते हैं कि बच्चों का संज्ञान धीरे धीरे एक उम्र से दूसरी उम्र में, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, 5 साल से 7 साल, 7 साल से 10 साल, 10 साल से 12 साल, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उसका संज्ञान एक लेवल के तहत बढ़ता जाएगा। तो उसी संबंधित इनका सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इतनी बात हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चा, यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप जीन पियाजे पढ़ रहे हो, जो भी मैं कुछ बोलूं उसको नोट करते चलेंगे। देखिएगा, पियाजे साहब का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये पास किया था कि बच्चों को खुला छोड़ दो, बच्चों को खुला छोड़ दो, वो अपने ज्ञान या संज्ञान का निर्माण इस भौतिक वातावरण यानी कि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, बच्चों को खुला छोड़ दो, वो अपने इस भौतिक वातावरण में ज्ञान या संज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेंगे, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए पियाजे ने छोटे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। यानी कि ये स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यार, कोई टास्क है, जैसे आपने देखा होगा बच्चों का एक खिलौना आता था घुमाने वाला, ठीक है, क्यूब टाइप की चीज आती थी। यार वो क्यूब जोड़ेगा तोड़ेगा बच्चा, वो खुद कर देगा, आप साइड में रहो, बच्चे को करने दो, वो अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से उस टास्क को, उस क्यूब को जोड़ तोड़ देगा। उसे किसी की जरूरत नहीं है इस भौतिक वातावरण में। अपनी नॉलेज, अपने कॉग्निटिव, अपने संज्ञान का निर्माण स्वयं कर देगा। उसको खुला छोड़ दो, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पियाजे बोलते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यानी कि इस भौतिक वातावरण में बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसा स्टेटमेंट देने वाले मनोवैज्ञानिक चिंतक का नाम है आपका जीन पियाजे। और ये स्टेटमेंट बच्चा लोग सीटेट के एग्जाम में डायरेक्टली आपका पूछा गया है। उम्मीद करता हूं, अभी स्टार्टिंग का समय चल रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इन थ्योरीज को भी मैं आपके सामने जो पॉइंट बोले उनको भी लिख दूंगा, ताकि आप उसको डायरेक्ट नोट कर ले। लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम कोविड की चल रही है, उन कोविड से निपटने के लिए थोड़ी बहुत, अब देखिए पीपीटी पीडीएफ बनाना पड़ता है, पावर पॉइंट वर्ड बनाना पड़ता है, समय लगता है, और एक ही इंसान कर रहा है थोड़ा। तो इस चीज को आप समझिए, धीरे धीरे चीजें सिस्टमैटिकली होती जाएंगी तो और भी व्यवस्था बेहतर होता जाएगा। तब तक के लिए आप इन सब बातों को समझिए, क्योंकि आप समझदार हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अवश्य करेंगे आप लोग। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम लोग लेक्चर को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। देखिएगा, इतनी बात बोल दी अब हमने। अब देखिएगा, पियाजे के सिद्धांत पर आगे बढ़े उससे पहले देखिएगा, पियाजे ने अपने सिद्धांत में कुछ शब्दावलियों का इस्तेमाल किया। शब्दावलियों को बोलते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी, या महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया पियाजे ने। जब जैसे जैसे हम इनके सिद्धांत की ओर आगे बढ़ेंगे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको समझने से पहले इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स दिए हैं, उनको यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर देखिए, एक फ्लो स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इस फ्लो स्ट्रक्चर में कुछ आपके टर्म्स लिखे हुए हैं। इनकी मैं थ्योरी आपके सामने बोलूंगा और आप नोट करते चलेंगे। अगर इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए तो यकीन मानिए कि पियाजे की 2-3 क्वेश्चन तो आप करने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पहली शब्दावली जो है, उस शब्दावली का नाम है एसिमिलेशन। क्या नाम है? एसिमिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आत्मीकरण या आत्मसातकरण। इतनी बात हो गई। अब इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं बोलूंगा, आप नोट चलिएगा। एसिमिलेशन, जैसे आत्मसातकरण या आत्मीकरण बोलते हैं, इसका पहला पॉइंट ये है जोड़ना। क्या करना? ऐड करना, जोड़ना। क्या जोड़ना?
ये मान लेते हैं आपका पुराना ज्ञान है, कुछ भी आपको कुछ चीज पता है, मान लेते हैं आपने कुछ नया सीखा। तो जो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ोगे तो उस जोड़ने को या दोनों को आत्मसात करने को हम लोग एसिमिलेशन का नाम देते हैं। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ने की घटना को हम लोग एसिमिलेशन का नाम देते हैं। उम्मीद करता हूं जो बोला होगा वो आपको समझ में नहीं आ पाया होगा, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपके घर में एक कुत्ता है, डॉगी। घर परिवार काफी बड़ा है, मान के चलते हैं इस समय तो बड़ा परिवार रहे तो हम लोग खुश रहते हैं, हैप्पी। हिंदुस्तान में तो बड़े परिवार होते हैं, और उस परिवार में एक छोटा सा बेबी है, और उसी परिवार में एक डॉगी भी मैंने बोला है। अब होता क्या है, उस छोटे बालक को जो 4-5 साल का मान के चल लेते हैं, या बालक क्या कोई बड़ा भी इंसान है कोई, उसके मम्मी पापा ने उस छोटे बच्चे को या उस व्यक्ति को उसके मम्मी पापा ने बताया है, वो डॉग उसके सामने था बच्चे के, ये मम्मी पापा ने बताया कि बेटा ये डॉग है, इसके 4 पैर होते हैं, इसके खूंखार दांत होते हैं, इसकी एक पूंछ होती है। बच्चों को ये बता दिया उसके मम्मी पापा ने, तो बच्चे को उस डॉग से संबंधित जो कि काला डॉग था उसको ज्ञान मिल गया, और वो ज्ञान उस बालक ने उस कुत्ते से, डॉग से संबंधित अपनी बुद्धि, अपने मस्तिष्क में रख लिया, या उस नॉलेज को स्टोर कर लिया मस्तिष्क में। अब भाई मस्तिष्क इतना सा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम में एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना पड़ेगा कि नहीं। अपने जिस तरह कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है, सारी मेमोरी उसी के अंदर स्टोर होती है, आपका भी तो दिमाग है, उसके अंदर जो कुछ सीखोगे उसको व्यवस्थित करके तो रखोगे ना। तो जो भी डॉग से संबंधित आपने नॉलेज ली मम्मी पापा के माध्यम से, या स्वयं भी ले ली, लेकिन उसको कहीं रखोगे ना ताकि वो आप भूलो नहीं, तो जो आपने जो नॉलेज ली एक जगह व्यवस्थित करके रखी, अपने सिस्टम में, अपने सीपीयू में उस आपने डाली, तो जो इंफॉर्मेशन है या पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपने रखी है, वो इंफॉर्मेशन को जहां हम रखते हैं मस्तिष्क में, उसके लिए एक शब्द आएगा स्कीमा। कभी कभी स्कीमा स्कीम्स भी बोल देते हैं, आप जनरली स्कीमा ही शब्द ध्यान में रख लीजिए। दोनों में अंतर क्या होता है हम जरूर बताएंगे, अभी आप ध्यान रख लीजिएगा। स्कीमा का अर्थ है पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है सीपीयू में, उसको हम लोग स्कीमा के नाम से जानते हैं। इतनी बात हो गई। अब इंफॉर्मेशन बच्चे ने ले ली, अब होता क्या है बच्चा लोग, कुछ दिनों बाद उसी बच्चे के सामने एक दूसरा जानवर आता है जो सफेद रंग का डॉगी था। अब बालक सबसे पहले, भाई उसको पूर्व ज्ञान काले कुत्ते का था, अब सफेद कुत्ता आ गया, तो बालक दिमाग लगा रहा है, यार दिमाग लगा रहा है भाई ये वही चीज है क्या, या जो उसके पास काले कुत्ते का ज्ञान था अब जो सफेद डॉगी का ज्ञान आ रहा है, वो दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा, दोनों को जोड़ने की कोशिश करेगा। अगर वो दोनों को जोड़ रहा है या दोनों में मिलान कर रहा है, तो जोड़ना या मिलान को हम लोग बोल देंगे एसिमिलेशन या आत्मसातकरण। ठीक है, था काले कुत्ते का ज्ञान, अब सफेद डॉगी आया, तो वो सोच रहा है कि भाई ये वही है क्या कि नहीं है, तो वो सबसे पहले दोनों में मैचिंग करेगा, दोनों ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करेगा। अगर बालक दोनों को जोड़ रहा है, दोनों को ज्ञान को या मिलान कर रहा है, तो वो कहलाएगा एसिमिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बालक
दोनों डॉगी यानी कि ब्लैक और व्हाइट डॉग दोनों को पहचानने में सक्षम नहीं है, या वो ये नहीं बता पा रहा है कि यार ये भी डॉगी है, बस अंतर है कलर का। यानी कि उसके ज्ञान में बैलेंस नहीं है, वो कुत्तों में अंतर नहीं कर पा रहा, यानी कि एक डिस इक्विलिब्रियम या असंतुलन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो दोनों कुत्तों में अंतर ही नहीं कर पा रहा है तो कुत्ते। लेकिन अगर वो ये बताने में सक्षम हो जाए कि भाई ये कुत्ता ही है, बस अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ कलर का, या वो ये बताने में सक्षम हो जाए कि जो दूसरा जो जीव आ रहा है ये बिल्ली है, कुत्ता नहीं है, तो वो बिल्ली और कुत्ते में अंतर कर पा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यदि उसके ज्ञान में वृद्धि हो, या वो दो चीजों में अंतर कर पाए कि ये कुत्ता है ये बिल्ली है, या उसके ज्ञान में वृद्धि हो, या वो ज्ञान को मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई का अर्थ होता है कि ज्ञान में वृद्धि, चीजों में अंतर करना, नॉलेज में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, चीजों में अंतर करना, तो ये चीज कहलाने लगेगी आपकी एकोमोडेशन। यानी कि बालक अब डिस इक्विलिब्रियम में नहीं है, असंतुलन में नहीं है, अब वो संतुलन की अवस्था में आ चुका है। तो यही दो टर्म आपके एग्जाम में पूछते हैं कि जो एसिमिलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है। जहां एकोमोडेशन के बारे में हम बोलेंगे समायोजन। समायोजन, एकोमोडेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समायोजन, और इसकी परिभाषा इस तरीके से व्यक्त करोगे, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ने के बाद जब ज्ञान में वृद्धि हो, या दो चीजों में अंतर कर पाए, या ज्ञान में मॉडिफिकेशन वृद्धि हो रही है, या वो दो चीजों में अंतर कर पा रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, तो इस बला को हम लोग एकोमोडेशन या समायोजन का नाम देते हैं। जबकि एसिमिलेशन सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है, पूर्व और नवीन ज्ञान में मिलान करना है, वो आपका एसिमिलेशन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे, और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं कि आप एक रूम में हो, किसी कोचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग में आप पढ़ने जा रहे हो, और आपकी चेयर के सामने डायरेक्ट एक घड़ी लगी हुई है। वो घड़ी थी आपकी एचएमटी की, और वर्तमान में आप देख रहे हो कि एचएमटी की घड़ी मार्केट से समाप्त हो चुकी है, लेकिन आप बहुत दिन से एचएमटी की घड़ी देख रहे हो, और आपने उस एचएमटी से संबंधित सारा का सारा ज्ञान संज्ञान आपने ब्रेन में रख लिया है, स्टोर कर लिया है अपने स्कीमा में। आपको उस घड़ी से संबंधित सारी जानकारी हो गई, चाहे घर परिवार ने बताई हो चाहे ना बताई हो, लेकिन आपको संज्ञान हो गया कि ये घड़ी है वो घड़ी है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उसी जगह पर जहां पर एचएमटी की घड़ी थी, वहां पर अरिहंत की घड़ी आ गई। अगर बालक दोनों घड़ियों को, उसी तरीके की घड़ी है एचएमटी की तरह भी अरिहंत भी, लेकिन सबसे पहले वो दोनों घड़ियों को चेक करेगा कि भाई ये दोनों घड़ियां सेम ही है क्या, क्योंकि पहले एचएमटी का पूर्व ज्ञान था, अब अरिहंत का वो नया ज्ञान लेने की कोशिश करेगा। अगर वो जोड़ रहा है या मिलान कर रहा है, इस स्थिति में है तो वो आपका एसिमिलेशन है। अगर वो कंफ्यूजन में आ रहा है कि भाई ये घड़ी एचएमटी की है कि अरिहंत की है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम में आ रहा है। अगर वो बता दे कि ये घड़ी जो है अरिहंत की है, वो यानी कि ज्ञान में वृद्धि हो गई, तो वो आपका इक्विलिब्रियम में आ रहा है, संतुलन में आ रहा है। और वो बता दे कि ये घड़ी आपकी अरिहंत की, यानी कि नॉलेज में वृद्धि हो गई या चीजों में अंतर कर लिया, तो वही चीज बन जाएगी आपकी एकोमोडेशन। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में आपको समझाने की कोशिश करी है वो आप समझ गए होंगे। देखो और भी एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं अपना ही एग्जाम्पल, कि मैं 4 साल का बच्चा हूं भाई, मेरे सामने एक बिल्ली आई, मम्मी पापा ने बता दिया कि भाई ये बिल्ली है, और बिल्ली को देखकर मैंने सारा का सारा ज्ञान संज्ञान अपने दिमाग में रख लिया कि भाई इसके 4 पैर होते हैं, इसकी पूंछ होती है, काली रंग की है, मुझे तो काली दिखाई दी हर टाइम। तो मैंने उसका ज्ञान संज्ञान अपने स्कीमा में रख लिया कि ये ऐसी होती है वैसी होती है। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, एक डायनासोर आ गया।
समझ के एग्जाम्पल। अब मैंने क्या किया, दोनों को डायनासोर नया ज्ञान देगा और पूर्व ज्ञान बिल्ली का है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि यार ये वही चीज है कि नहीं है ना। अगर मैं बताने में सक्षम हो गया कि नहीं ये वो चीज नहीं है, तो यानी कि जो मॉडिफिकेशन है, जो वृद्धि ज्ञान में जो आप सक्षम हो रहे हैं चीजों में अंतर करना, वो कहलाएगा एकोमोडेशन। लेकिन सब एकोमोडेशन से पहले करोगे आप एसिमिलेशन, दोनों को मिलाने की कोशिश करोगे, अरे भाई दिमागी चिंतन से ये वही है कि नहीं है, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका एसिमिलेशन। उम्मीद करता हूं कि इतने एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सफिशियंट होंगे कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े, बोल दीजिए कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा बच्चा लोग, जीन पियाजे की थ्योरी एक लेक्चर में कंप्लीट कर पाना इतना आसान नहीं है, काफी बड़ी थ्योरी है आपकी पियाजे की, उसको हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में निपटाएंगे, खत्म करेंगे। ये एक स्ट्रक्चर, एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है, ओवरव्यू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये थ्योरी हम लोगों ने इम्प्लीकेशन करी है फॉर टीचर्स पर, क्योंकि टीचर हमारे ज्ञान संज्ञान को, नॉलेज को, थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होते हैं, और इस संज्ञान जो चीज होती है वो टीचरों के पास भी होना चाहिए, है ना, एक जनरल टॉक है। तो पियाजे की थ्योरी में दो टर्म आ रहे हैं, एक स्टेज और एक आ रहा है कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव का अर्थ संज्ञान, यानी कि लॉजिकल, जिसका सिद्धांत है इनका संज्ञान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्टेजेस हम लोग अगली स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। अभी यहां पर हम लोग यही देख लेते हैं कि 1 2 3 4, यानी कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं दी हैं। आगे हमारा लेक्चर इसी पर होगा, ठीक है। अभी हम लोग कॉग्निटिव प्रोसेस को समझ लेते हैं। मैंने स्कीमा बता दिया, एसिमिलेशन बता दिया, एकोमोडेशन बता दिया, इक्विलिब्रियम बता दिया, संतुलन, असंतुलन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, और स्कीमा भी आपको बता दिया। यहां पर मैं स्कीमा और स्कीम जैसे शब्दों को एक बार और बोलना चाहूंगा। दोनों में अंतर होता है, मैं जरूर बताऊंगा। देखिएगा, कुछ भी चीज इस दुनिया में आपने सीखी है तो वो सीखने के दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला, आपके माता पिता, बायोलॉजिकल, जेनेटिकली, जो आपके जीन के माध्यम से आपके अंदर नॉलेज आई होगी, है ना, जो कुछ भी सीखा आपने। और दूसरा सोर्स होता है आपके सीखने का आपका वातावरण, यानी कि आपके आसपास चारों ओर, यानी कि दो माध्यम है सीखने के, एक जेनेटिक और दूसरा आपका एटमॉस्फेयर। और जो कुछ आप सीखोगे, सीखने के बाद उसको कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स, यानी कि हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन से बना है, छोटे छोटे कण, अरब कण है, जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो जो इंफॉर्मेशन जो आपकी स्टोर होगी, उस स्टोरेज स्थान को हम लोग स्कीमा के नाम से भी जानते हैं। और ये बायोलॉजिकल भी हो सकती है और आपकी एटमॉस्फेयर भी हो सकती है, स्कीमा, स्कीम्स, ठीक है, एक जनरल। और प्याजे की पहली अवस्था से ही स्कीमा का संबंध होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये 4 आप समझ गए होंगे। अब हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हम लोग प्याजे की 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था को कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने इमेज ये बनी हुई है, ध्यान से समझिएगा, अब लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये तो आप बनाएंगे ही, लेकिन इन चारों के सामने मैं जो थ्योरी बोलूंगा उनको आपको नोट करते चलना है, ठीक है। चलिए, इस लेक्चर में हम लोग पहली अवस्था को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, पियाजे की 4 अवस्थाओं में, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसे स्टेज 1 के नाम से जानते हैं, जिसका समय जन्म से 2 वर्ष तक होता है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को पियाजे की पहली अवस्था के नाम से जानते हैं, और इस अवस्था का नाम है सेंसोरी मोटर या सेंसरी मोटर पीरियड या सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका समय जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश में तो यही आएगा सेंसरी मोटर, लेकिन हिंदी में बहुत डिफिकल्ट नाम हो जाते हैं कभी कभार। 2-3 नाम तो आप तैयार करके रखिए। मोटर को यहां पर बोला गया है गत्यात्मक, क्योंकि मोटर चलती है तो स्थिर तो हो नहीं सकती, तो मोटर यानी गत्यात्मक।
और सेंसरी का अर्थ होता है आपकी संवेदनाएं। कितनी होती हैं आपके अंदर? आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये जो संवेदनाएं हैं उसके लिए हम लोग बोलते हैं सेंसर। तो इसका हिंदी में अर्थ हो गया इंद्रिय गामक अवस्था, या इंद्रियों को बोला जाता है संवेदनाएं। तो संवेदी गामक अवस्था, गामक यानी गत्यात्मक, संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, या सेंसरी के लिए जन इंद्रिया गामक अवस्था या संवेदी गत्यात्मक अवस्था ही आपकी पहली अवस्था है, जिसको जन्म से 2 वर्ष तक का समय है। यार देखो, अब इसको समझना है हमें, बहुत ध्यान से समझना। एक बात बताओ, जन्म से 2 साल का बच्चा है, क्या स्कूल जाता है? नहीं जाता। तो जो कुछ सीखेगा वो घर पे अपने मम्मी पापा ही को देख कर तो सीखेगा, माता पिता, फैमिली, दादा दादी के माध्यम से ही सीखेगा, छोटा है। और यहाँ पे सेंसरी मोटर का अर्थ यह है कि जब बालक कुछ भी अपने संज्ञान का या कुछ भी चीज सीखता है तो वहां पर वो अपनी आंखों का इस्तेमाल यानी कि संवेदनाओं का इस्तेमाल के साथ साथ गत्यात्मक क्रिया करता है, यानी कि दौड़ना भागने वाली क्रिया करता है। उसी से संबंधित पहली अवस्था है। मान लेते हैं कि एक खिलौना है जो उस टेबल पे रखा है, बालक उससे खेलता है, या बालक ने उस खिलौने को अपनी आंखों की संवेदना से देख लिया है। अब उसे खेलना है तो उसके पास दौड़ के जाएगा, दौड़ भाग के जाएगा। दौड़ने भाग को बोलते हैं गत्यात्मक। और आंख एक संवेदना है जिसको बोलते हैं सेंसरी, यानी कि दौड़ने भागने जैसी क्रियाओं के साथ वो संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है। जो कुछ होगा वो अपनी आंखों से आसपास देखेगा। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। एक बात बताओ यार, जो पहली अवस्था है, मान लेते हैं कोई बेबी कोई जन्म हुआ, आप उसको अस्पताल में देखने गए और उसके साथ बेबी आपको पसंद आ गया। तो सबसे पहले छोटा रहता है बच्चा, तो आपने उसके हाथ में 100 रुपए रखे। 100 नहीं, और ज्यादा भी रख सकते हो, 500 रख सकते हो, ठीक है। कोविड चल रहा है तो आप 200 भी रख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा, जो भी हो। तो आपने जैसी हाथ पे रखा, तो बच्चे ने जैसी हाथ में पैसे आए तो वो अपने हाथ को क्या कर लेता है, मुट्ठी को बंद कर लेता है, इस तरीके से बंद कर लेता है। हम बोलते हैं बच्चा पैदाइशी सयाना है, बहुत इंटेलिजेंट है, पैसे की कीमत समझ रहा है, बहुत सियाना है। उसने देखो पैसे आते अपने हाथ बंद कर लिए। पैसे से नहीं, बालक पहली अवस्था में एक रिएक्शन करता है जिसे प्रतिवृत्ति क्रियाएं के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। ये उसी तरीके से हो गया न्यूटन का 3rd लॉ, क्रिया की प्रतिक्रिया, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की क्रियाएं, जो प्याजे की पहली अवस्था से संबंधित है। और एग्जाम्पल देता हूं, बालक सो रहा था, ठीक है, एकदम से लाइट जली तो बालक का रिएक्शन देखना आंखों से थोड़ा सा इस तरीके से करेगा, यानी कि कुछ एक चीज होगी तो बालक दूसरा रिस्पॉन्स देगा, क्रिया की प्रतिक्रिया देगा आपका। ये क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित आपका रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, बालक की प्रथम अवस्था से ही संबंधित है आपका सेंसरी मोटर। मुख्यतः वो क्वेश्चन यही करेगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्स एक्शन से आप क्या समझते हो आप, और ये किस अवस्था से संबंधित है? तो पहली अवस्था से संबंधित है आपका प्रतिवर्ती क्रियाएं। इतनी बात हो गई, आप समझते। देखो, पहली अवस्था में 2 वर्ष तक बालक बहुत उत्सुक रहता है, देखेगा, बिल्कुल देखता है। ये मत समझना बालक छोटा है, अकल बहुत तेज रहती है उस स्टेज में, और जो कुछ सिखा दिया ना वो जीवन पर्यंत चलेगा। तभी तो याद करो 3 इडियट, फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर, यानी कि बोलते हैं ना, अगर हम लोगों ने बच्चों को संस्कार स्टार्टिंग में ही दे दिए तो वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। तो हल्के में मत लेना पहली अवस्था को, ठीक है। इतना बात तो वही चीज बोल रहा है वो, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी इनपुट एंड मोटर रिस्पॉन्सेस। इतनी बात हो गई। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसको समझते हैं बहुत ध्यान से। समझने से पहले मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा,
पहली अवस्था के 6 उप प्रकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 6 सब टाइप, कितने? 6। और जो पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक है, और इसको हम लोगों ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है, और इसकी जो छठी उप अवस्था का समय है 18 माह से 24 माह। 18 माह से 24 माह। तो इस छठी अवस्था में बालकों के अंदर एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, या प्रथम स्टेज में या संवेदी गामक अवस्था में बालकों के भीतर एक गुण देखने को मिलता है, जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंसी के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंसी के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, और परमानेंसी का अर्थ होता है स्थायित्व, यानी कि इसका पूरा का पूरा टर्म हो गया वस्तु स्थायित्व। यानी कि पियाजे के अनुसार पहली अवस्था में 18 से 24 माह में, छठी उप अवस्था के समय में बालक में एक गुण देखने को मिलता है, जिसे हम लोग वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। किसका स्थायित्व? वस्तु का स्थायित्व। ऑब्जेक्ट का परमानेंस, यानी कि परमानेंस को परमानेंट कर दो थोड़ी देर, यानी कि कोई चीज उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं, उसी से रिलेटेड चीजें वो बताना चाह रहा है। पहली अवस्था में क्या होता है समझते हैं। मान लेते हैं भाई बालक था, अपनी माँ के साथ रूम के अंदर बैठा हुआ था। माँ खिचड़ी बना रही थी, कपड़े धो रही थी सर्फ एक्सल से। दाग अच्छे हैं तो साफ भी हो जाएंगे, गंदे हैं दाग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बच्चा लेकिन मान नहीं रहा, उधम कर रहा भयंकर। ना खाना बनाने देता है, ना ही खिचड़ी बनाने देता है, ना ही कपड़े धोने देता है, परेशान करा जा रहा है। फुटबॉल खेल रहा है, और फुटबॉल से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है माँ को। फुटबॉल के साथ हल्ला भी कर रहा है बालक। अब बालक खेल क्या रहा है? फुटबॉल। बालक के दिमाग में इमेज किसकी है? फुटबॉल की। फुटबॉल से ज्ञान कहां पर है? स्कीमा में, उसके इधर पर। मां का दिमाग खराब हुआ, मां ने उसको एक खींच के दिया कंटाप पर। अब जानते हैं छोटा बच्चा है, रोने लगेगा। इतनी तेज नहीं मारना है, धीमे से मार देते हैं। बालक रोने लगा। बालक 2-4 आंसू बहाया, सो गया। मां के कपड़े धुल गए, खिचड़ी भी बन गई, पनीर की सब्जी भी बन गई, ठीक है, और रायता पुलाव सब बन गया आपका। ये सब खाइए कोविड में। अब इतना होता है, ठीक है। अब बालक एकदम से उठा, एकदम से वो फुटबॉल के लिए उतावला होता है। फुटबॉल की इमेज है, फुटबॉल का नॉलेज उसका स्कीमा में, यहां पर स्कीमा यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो दिमाग में आपकी स्कीमा में रखी हुई है। यानी कहीं ना कहीं बालक उस फुटबॉल को तलाशने की कोशिश करेगा, या बालक के लिए उस वस्तु का स्थायित्व है, और बालक उस वस्तु को चाहता ही चाहता है। तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का परमानेंस है, उसका स्थायित्व है, बच्चे को चाहिए ही चाहिए, बच्चा जानता है कि ये चीज है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस के नाम से जानते हैं। और पियाजे बोलते हैं कि ये पहली अवस्था में, छठी उपअवस्था 18 से 24 माह के अंदर बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? बच्चा फुटबॉल को ढूंढे जा रहा है, मम्मी ने अलमारी के पीछे, अलमीरा के पीछे छुपा रखी है। बालक ने फुटबॉल को ढूंढ लिया, तो ये टास्क भी कंप्लीट हो गया उसके लिए। उसके लिए तो एक टास्क ही था ना फुटबॉल ढूंढना, ये टास्क भी कंप्लीट कर दिया। और बच्चे के लिए उस ऑब्जेक्ट का परमानेंस या परमानेंसी गुण जो होता है वो भी देखने को मिल गया कि वो चीज है, उसने ढूंढ ली। अगर वो नहीं ढूंढ पाता तो हम लोग कहते, या बच्चा भूल जाता तो हम कहते कि उस ऑब्जेक्ट का परमानेंस नहीं है, या बच्चा उस ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट नहीं है, बच्चा भूल गया है। लेकिन यहां तो परमानेंस है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस जैसी प्रॉपर्टी जो होती है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 9 से 11 माह के बीच में डेवलप होने लगती है। लेकिन हम लोग से जब पूछेगा ना, तो 18 से 24 माह के बीच चलना, ठीक है, एक जनरल मान के चलते हैं। उसी संबंधित आपकी सेंसरी मोटर अवस्थाएं होती हैं, जब बालक दौड़ना, भागना, पकड़ना, ठीक है, देख कर कोई काम करना, और साथ में
प्रतिवर्ती क्रियाएं करना, प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी कि न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया जैसी रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिविटी करना, और ऑब्जेक्ट परमानेंस जैसा गुण रखना, ये प्याजे की पहली अवस्था से ही संबंधित है। उम्मीद करता हूं बच्चा लोग आपको स्टेज 1 समझ में आ गई होगी। देखिएगा, अगर मैं इस लेक्चर में स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 को समझाने की कोशिश करूंगा, तो यकीन मानिए कि आपका लेक्चर अभी 1 घंटे से ज्यादा 1.5 घंटे भी आपका जा सकता है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि लेक्चर को बहुत ज्यादा लेंथी ना रखा जाए। ठीक है, उसको हम लोग पार्टों के माध्यम से, भाग के माध्यम से कंप्लीट करें, ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो सकें। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा। जल्दी ये जो लेक्चर है इसकी कंप्लीट थ्योरी भी आपको पीपीटी के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी, और जल्दी मैं आपको बोर्ड पे भी देखने को मिलूंगा। अभी थोड़ी सी कोविड में प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि कैसे टीचिंग इंडस्ट्री सफर कर रही है, और ये तो स्टार्टिंग से ही टीचिंग ने सबसे ज्यादा सफर किया ही है। बेरोजगारी का आलम क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी खराब हो चुकी है लोगों के जीवन में, तो इन सब चीजों को, भावनाओं को समझिए। और गुरु शिष्य की परंपरा जो प्राचीन काल में चलती थी कि टीचर बच्चों के लिए वर्तमान स्थिति में घर बैठकर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा लोग, आप लोग का भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि आप अपने टीचर से जरूर जुड़िए। मैं अपनी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन किसी से भी आप पढ़े हो, आपका एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उससे बात करते रहें, क्योंकि जो समय है, इतना आसान समय किसी के लिए भी नहीं है। क्योंकि इस जीवन के चरम, आपका जो लक्ष्य है, आपकी जॉब है, उस एम डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में आपको उस टीचर का, उस इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह आज का हमारा लेक्चर था। जैसा कि मेरा नाम सत्येंद्र कुमार, मैं पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से इतिहास, बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन, करंट अफेयर, निबंध और पॉलिटी जैसे सब्जेक्टों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और एक प्रयास है कि कुछ बेहतर किया जा सके। तो इस प्रयास को मैं और बेहतर करना चाहता हूं, लेकिन इस प्रयास में अगर आप साथ देंगे तो ये प्रयास धीरे धीरे और बेहतर होता जाएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देने का काम करेगा, और हम तो हैं ही आपके साथ। सोना नहीं है, जागते रहो, क्योंकि उम्मीद है तो सब कुछ है। नेगेटिव एनर्जी आने मत देना अपने पास, बिल्कुल और बिल्कुल नहीं। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। उम्मीद करता हूं कि जल्दी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहां पर हम लोग जीके से रिलेटेड कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ओके, बाय बाय।